जो कि है वेरिएशन, परिवर्तन। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में हम पहले भी जानते हैं, तो चलो इसे डिटेल से पढ़ते हैं कि होता क्या है, और उसके बाद हो सके तो हम आज इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जो वेरी करे, जिसमें चेंजेस आता रहे, उसको कहते हैं वेरिएशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल्स 25 रुपीज़। ठीक है, कितना है? कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल्स 25 रुपीज़। और मैं बता दूँ कि देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स। 25 पेन का कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, तो आप लोगों ने एक वो पढ़ा था, एक एक नियम पढ़ा था, हिंदी में उसको एक एक नियम कहते हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ा था, यूनिटरी मेथड। इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते थे कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल्स 25 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालते थे पहले, 25 डिवाइडेड 5, देन कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज़ इक्वल्स, कॉस्ट ऑफ 25 पेन मैंने यहाँ लिखा है, चलो इसको 10 पेन कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन मतलब कि 5 पेन का मूल्य 25 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा? तो 25/5 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 10। तो इसको अगर कट करते हैं तो कितना हो जाता है? 5, और ये कितना? 50 रुपीज़। तो इस तरीके से हम ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते थे। तो आप देख सकते हो कि इस मेथड से हमें ये समझ में आता है कि अगर पाँच पेनों का मूल्य दाम 25 रुपये था, 5 पेन का कॉस्ट था 25 रुपीज़, तो अगर मैं 10 पेन का निकालने जाती हूँ तो 50 रुपीज़ है। इसका मतलब अगर मैंने पेन की संख्या को इंक्रीज़ कर दिया, पेन को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो पेन को मैंने इंक्रीज़ कर दिया ना, 5 से 10 कर दिया, पेन को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो उसका मूल्य जो था, दाम, वो भी बढ़ गया, 25 से 50 हो गया, वो भी बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वेरिएशन आ रहा है। अगर पेन को मैं वेरिएट कर दे रही हूँ, परिवर्तन कर दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली जो उसका दाम है वो भी बढ़ रहा है। तो इसे हम वेरिएशन कहते हैं। इस तरीके से वेरिएशन, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा बढ़े, वो कम भी हो जाता है। तो जो बढ़ता है, अगर चीज़ों को बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आगे आता है, बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये था डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक्स वाई के साथ डायरेक्ट वेरिएट करता है, तो उसे हम इस तरीके से करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, एक्स इज़ वेरीज विथ वाई। ठीक है, अगर एक्स इक्वल्स अगर हम करना चाहें, अगर इक्वलाइज करना चाहें, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कांस्टेंट के है, तो एक्स इक्वल्स के वाई। तो यहाँ पे जो वेरिएशन मिला हुआ है हमें एक्स इक्वल्स के वाई, मैथमेटिकल टर्म में से इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कांस्टेंट निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं कि एक्स बाई वाई इक्वल्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी कांस्टेंट कहाँ से आया? कांस्टेंट देखिए, यहाँ पे पेन और यहाँ रुपीज़ था, तो यहाँ पे कांस्टेंट पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक कांस्टेंट क्या है? पेन है, उसी का दाम हम यहाँ पे वेरिएट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट मैं इस तरीके से ले सकती हूँ। दूसरा एग्जांपल आपका डिस्टेंस टाइम में भी हम ले सकते हैं कि डिस्टेंस एंड टाइम, अगर मैं डिस्टेंस एंड टाइम को लूँ तो डिस्टेंस और टाइम, अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो जाने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है, मान लेते हैं 1 घंटे का समय लगता है। 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लगता है। अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, 10 किलोमीटर कर दें, तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है, अगर इसी डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन हो रहा है? इसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? ठीक है, यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जो वो स्पीड था, अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर तय करने में उसको 1 घंटे का समय लगता है, जिस स्पीड से वो ट्रेन या गाड़ी या जो भी आपकी कोई भी व्हीकल था वो गया, तो उसी सेम उसको स्पीड को मेंटेन करते हुए ये वाली दूरी भी तय करनी होगी, तभी ये हम यहाँ पे टाइम को निकाल सकते हैं। मतलब कि उस वहाँ पे जो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएशन में एक कांस्टेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशन को डिनोट करते हैं, एक्स वेरीज एज वाई, और इसको जब कांस्टेंट लगा देते हैं, जब इक्वलाइज करते हैं, तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक्स इक्वल्स के वाई, वेयर के इज दी कांस्टेंट, एंड एक्स एंड वाई आर दी वेरिएशंस। एक्स एंड वाई आर दी मतलब कि वेरिएबल्स है, जहाँ पे वो डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं। एक्स अलग है, वाई अलग है। अगर एक्स को मैं डिस्टेंस मान लूँ तो वाई को मैं टाइम मान सकती हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन भी उसी तरीके से है। अगर हम एक्स और वाई, मैंने दो वेरिएबल लिया था, एक्स इज़ वेरीज विथ वाई की जगह अगर मैं करूँ कि अगर एक्स वाई के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो इनडायरेक्ट वेरिएशन कहलाया जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली का मतलब 1/y। तो अगर मैं इसको लिखूँ एक्स इक्वल्स के इंटू 1/y, और मैं लिख सकती हूँ k/y, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल्स k/y, ये हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन का। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं ताकि रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर दो लोग हैं, ठीक है, चलो 2 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। किसी काम को ख़त्म करने में अगर वो 4 दिन का टाइम लगाते हैं, किसी काम को ख़त्म करने में 4 दिन का टाइम लगाते हैं। अगर मैंने और 2 को जोड़ दिया और 2 आ गए, अगर अब 4 स्टूडेंट्स आ गए, 4 पीपल हो गया, तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब आप समझ लो कि यहाँ पे जो काम करने की जो रिज़ल्ट होगा वो इफ़िशियंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब इफ़िशियंसी का मतलब है कि इसकी क्षमता पे, एक स्टूडेंट की क्षमता पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट है वो 4 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर 4 स्टूडेंट आ गए तो उस काम को और जल्दी ख़त्म करेंगे, तो टाइम कम हो जा रहा है, यहाँ पे टाइम डिक्रीज़ हो जा रहा है। सपोज़ ये 2 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कम होगा। क्यों? क्योंकि जब लोग बढ़ जाएंगे तो वो काम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। अब ये सब बात है क्योंकि अब इनकी ये क्षमता पे डिपेंड कर रहा है, वर्क इनकी क्षमता पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब इस तरीके से काम हो, जब अगर हम यहाँ वेरिएबल बढ़ाते हैं, तो यहाँ डाउन होता है, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इसे कैसे डिनोट किया जाता है, अगर यहाँ पे ये स्टूडेंट मान लेते हैं, तो ये जो y है इसे हम डेज मान लेंगे। तो यहाँ पे हम आएगा कि स्टूडेंट इज़ इन्वर्सली वेरीज विथ डेज, ठीक है। तो इन्वर्सली जब आ जाते हैं तो 1/y के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल्स k इंटू 1/y, दैट इज x इक्वल्स k/y, और इसे हम लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट निकालना चाहेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखेंगे k इक्वल्स xy, ठीक है। तो जब भी आपके x इंटू वाई, जब मल्टीप्लाई करने की बात होती है, तो आप समझ लो कि वहाँ पे इनडायरेक्ट वेरिएशन है, और जहाँ पे डिवाइड होने की बात होती है वहाँ पे समझ लो कि अब डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ आपको देखना है, यहाँ इस पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जब के इक्वल्स, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि डायरेक्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है। जब चीज़ें बढ़ती हैं, जब यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ भी क्वांटिटी में इंक्रीज़ होगा, यहाँ भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। जब यहाँ क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट वेरिएशन। अगर इसे वेरिएशन को प्रोपोर्शन के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट को अगर सपोज यहाँ हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ये साइन हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। दूसरा, अगर हम यहाँ बढ़ा रहे हैं और यहाँ कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर होगा, उसमें जो चीज़ें होंगी, जो कॉन्स्टेंट होगा, कैसे निकालना है, क्या करना है, वो क्लियर होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब चलिए करते हैं, लेट्स वर्क आउट चैप्टर 13, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 ए और बी से संबंधित मान दिए गए हैं। ए का मान इस तरीके से दिया गया है 25, 30, 45 to 50, बी का मान है 10, 12, 18, 100, इस तरीके से दिया हुआ है। हमें क्या करना है, ए एंड बी के बीच में कोई परिवर्तन संबंध है कि नहीं, कोई इज़ देयर एनी रिलेशन, एनी क्या कहते हैं इसको, इज़ देयर एनी वेरिएशन, सॉरी, इज़ देयर एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन, ये होगा, इज़ देयर एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन। अगर है तो उसका कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, देन व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ दैट वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए का मान दिया हुआ है, बी का वैल्यूज़ दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पे रिलेशन है। वेरिएशन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है ना, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, मैंने पहले ही बताया, जैसे कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन ही हुआ, ठीक है, उसे हम रिलेट कर देते हैं। अगर हम जैसे ही कांस्टेंट लगाते हैं ये इक्वल हो जाता है, तो ये एक रिलेशन बना रहा है, एक इक्वेशन बना रहा है, एक रिलेशन बना रहा है, ए और बी के बीच में एक संबंध बना रहा है। तो ये किस तरीके का संबंध है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये हमें बताना है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो चलो इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो टेबल दिया हुआ है हमारे पास, वो मैंने टेबल यहाँ पे लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि टेबल की सहायता से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देखो कि ए का वैल्यू 25 है, बी 10 हो गया, यहाँ 30 है,
मतलब कि ए का वैल्यू बढ़ा 30 हो गया, 25 से 30 हो गया, तो बी का वैल्यू भी 10 से 12 हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि 30 से अगर ये 45 हो रहा है तो बी का वैल्यू भी 12 से 18 हो रहा है। मतलब यहाँ पे ए इंक्रीजिंग है तो बी भी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हियर व्हेन values of A increases, B also increases. That means so, और hence आप लिख सकते हैं it is a direct variation. इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट वेरिएशन का। बस बहुत ही इजी सिंपली तरीके से हमने इसे वेरीफाई कर लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, अब हमें इसका कांस्टेंट निकालना है। हमें पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को क्या कहते हैं, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी है। यहाँ पे क्या है, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी है, तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल्स टू के इंटू बी होगा। हमें के निकालना है, तो के कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से के निकालेंगे, के इज इक्वल्स टू ए बाई बी, ये नीचे आ जाएगा ए बाई बी। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना तो के इक्वल्स ए बाई बी होगा। के इक्वल्स पहला वेरिएबल माइनस डिवाइडेड दूसरा वेरिएबल, तो यहाँ पे ए बाई बी हो गया। तो ए का वैल्यू कितना है, कोई भी एक ले लेते हैं 25, तो बी का वैल्यू कितना हुआ है 10 है। ठीक है, अब तो इसका वैल्यू आप देखो कितना है, काट के देखो कितना आ रहा है, 5 5 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 5/2 आ रहा है। ठीक है, उस तरीके से नेक्स्ट दूसरा ले लेते हैं 30/12, 30/12 यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ 6 से कटेगा, 6 5 ज़ा एंड 6 2 ज़ा, मतलब 5/2 ही आ रहा है। यहाँ पे 45/18 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड मान क्या है, थर्ड वैल्यू 45 और यहाँ पे बी का वैल्यू 18 हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 250 है तो इसका 100 हो रहा है। आप सबको कट करके देख सकते हो, सबको रिड्यूस करके देख सकते हो, आपका 5/2 ही आएगा। सबका वैल्यू क्या आएगा, 5/2 ही आएगा, यूनिक वैल्यू। इसका मतलब 5/2 क्या है, कांस्टेंट है। बहुत ईजी है। पहले तो हमने यहाँ पे पहले वेरीफाई करिए कि डायरेक्ट वेरिएशन है तो कांस्टेंट ऐसे निकलेगा, सबको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप 5/2 ही आएगा। तो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट क्या हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट स्थिरांक लिखते हैं इसको हिंदी में, स्थिरांक हो गया 5/2 5/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो इस तरीके से है, x/y मैंने टेबल तो वहाँ पे लिख दिया है, और ए और बी के बीच में कोई परिवर्तन संबंध है या नहीं समझाकर लिखना है कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे आई थिंक एक्स एंड वाई देना चाहिए था, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये कौन सा वेरिएशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे दिया हुआ एक्स का वैल्यू पहले 18 था, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, एक्स का वैल्यू 18 था, ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू 8 हो गया। पहले इसका जब 18 था तो वाई का वैल्यू कितना था, 3 था। जब इसका 8 वैल्यू था एक्स का तो वाई का वैल्यू 27/4 था। ठीक है, अभी 27/4 6 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 6.7 समथिंग होगा, जो भी होगा। तो आप देख सकते हो कि एक्स का वैल्यू अगर 18 से 8 हो गया, कम हो गया, तो यहाँ वाई का वैल्यू 3 से 6 पे पहुँच गया। मतलब कि अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ भी डिक्रीज़ होना चाहिए था ना डायरेक्ट वेरिएशन के लिए, लेकिन जब यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू 6 हो गया, इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब ये किस तरीके का वेरिएशन है, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज, hence it is a indirect वेरिएशन। बहुत सिंपल है, पता करना इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब हमें इसको कैसे, इसका कांस्टेंट निकालना है। ये हमें पता चल गया, इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म। हाउ टू फाइंड, वी नो if x is inversely varies with y, if x is inversely proportional to y, then we have to write like this. So x equals k into y, k into 1/y. So hence to finding the k we can write k equals x into y. k is the constant. अब हमें k का वैल्यू निकालना है, बस हमें पुट कर देना x और y का वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमें k इक्वल्स एक्स वाई है, तो x का पहला वैल्यू क्या था 18, y का वैल्यू 3 था, इक्वल्स 8 × 27/4 इक्वल्स 12 × 9/2 इक्वल्स 6 × 9। अब सबको अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 54 ही होगा। मैं करके दिखा दूँ एक बार, अगर आप इसको करो तो ये 54 होगा ऑब्वियसली, इसको करेंगे तो 4 2 ज़ा
27 2 54, इसको करेंगे तो 2 6 6 9 54, यहाँ पे 6 9 54, देन वन कांस्टेंट वैल्यू वी आर गेटिंग 54, मतलब कि 54 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वेरिएशन कांस्टेंट इक्वल्स 54, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जब भी आप समझ लो कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, k इक्वल्स एक्स वाई और एक्स वाई इक्वल्स टू के, और जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो एक्स बाई वाई इक्वल्स के। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, बहुत ही इजी सिंपल है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर इस तरीके से है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, मैं श्योर हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप इसको एक बार देखिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, और मेरा ये यकीन है कि आप ज़रूर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप बने रहें हमारे साथ, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक की बहुत ज़रूरत है, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बना पाते हैं, और हम बीच में रुक जाते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। बाय बाय।